नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर यानी खास न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबर का सवाल है, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि तैयारों में बम रखने की जो झूठी इतलात है वो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज रेवंत रेड्डी के जो दफ्तर हैं यानी सीएमओ ऑफिस में और लोक भवन यानी राजभवन में जहाँ पर गवर्नर मुकीम होते हैं वहाँ पर बम रखने और बहुत से बम धमाके से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये धमकी गलत साबित हुई और ये भी कहा जा रहा है कि खान नामी एक शख्स ने ईमेल के जरिए ये दावा किया कि लोक भवन यानी राजभवन और सीएमओ ऑफिस में बम रखा गया है और वो कभी भी फट पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि शमशाबाद एयरपोर्ट यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी तैयारों में बम रखने की इतलात मौसूल हुई है, ईमेल्स मौसूल हुई हैं, धमकियां दी जा रही हैं। और आज भी एक ताज़ा वाक़या पेश आया। कल भी एक देखेंगे कि 3 तैयारों में पर यानी बम रखने की झूठी इतला दी गई थी। और अब ये कहा गया है कि हैदराबाद से अमेरिका जाने वाली परवाज में भी बम रख दिया गया है और $1 मिलियन तावान का मुतालिबा किया गया है। और कहा गया है कि अगर $1 मिलियन नहीं अदा किए गए तो फिर उस तैयारे को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ताहम हाई अलर्ट हो गया। उसके बाद बम स्क्वाड और तलब कर लिया गया, फिर तलाशी ली गई, तैयारे को अलग थलग कर दिया गया और फिर तलाशी ली गई, जिसके बाद ये तला झूठी साबित हुई। इसी तरह राजभवन हो या फिर सीएम में हो, वहां भी ओहदेदार अलर्ट हो गए, उन्होंने तलाशी ली और ये भी खबर झूठी साबित हुई। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन एक और खबर है कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने इंसानों का जीना दोभर कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि हर रोज कम से कम 300 अफराद को ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में फिरका परस्त कुत्ते यानी कम्युनल डॉग्स जो है वो लोगों को सता रहे हैं, अमनो अमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हिंदुस्तान की छवि मुतासिर कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि एक तो आवारा कुत्तों की खबर हमने आपको सुनाई है, तो दूसरी तरफ हमने बताया कि किस तरह कम्युनल डॉग्स हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और एक खबर मौलाना अरशद मदनी जमात उलमा के सदर हैं, अरशद मदनी ग्रुप के सदर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है वंदे मातरम मुबाहिस के मसले पर कि हम यानी मुसलमान जो है वो मरना पसंद करेगा लेकिन किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। हम अपने एक रब की इबादत करते हैं, मोनोथिज्म पर यकीन रखते हैं यानी तौहीद पर यकीन रखते हैं और हम किसी के सामने नहीं झुकते। हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि किसी को भी ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें नहीं, किसी पर भी ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें नहीं थोपी जा सकती, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है। और मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि हमने कभी किसी के इबादत करने या पूजा करने पर एतराज़ नहीं किया है तो हमें भी मजबूर ना किया जाए। मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है। मुंबई से भी इस तरह की आवाज़ गूंज रही है। नागपुर में एसपी के जो रुकन असम्बली है अबू आसिम आज़मी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये किसी भी आप कुछ भी चीख लें चिल्लाएं लेकिन किसी के मजहबी अकायद में मुदाखलत ना करें। तो इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन हम पहली खबर के बारे में आपको बताते हैं कि हैदराबाद में ऐसा लगता है कि कुत्तों ने इंसानों को परेशान कर रखा है, जबकि आप देखेंगे कि बाज़ कुत्तों ने यानी इंसान नुमा कुत्तों ने यानी कुत्ते नुमा इंसानों ने आपने देखा कि हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है। जब हैदराबाद में आवारा कुत्तों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आज़ाद ना तौर पर घूम फिर रहे हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि हर दिन कुत्ते काटने के कम से कम 300 वाक़यात पेश आ रहे हैं। और डॉक्टरों का मानना है कि हर रोज़ 300 लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। एक हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं। और आपको ये बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां तक इस तरह के लोगों के रुजू होने के वाक़यात है वो 300 से कहीं ज़्यादा या दुगने हो सकते हैं। इस तरह की खबरें आई है। और आंध्र ज्योति में एक रिपोर्ट शाई हुई है, मैंने ये रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़ी है और उससे ऐसा लगता है कि हैदराबाद कहाँ जा रहा है ये सवाल हमारे जहन में आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नारायणगुड़ा आईपीएम है, नल्ला कुंटा फीवर हॉस्पिटल है, ये तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भर गए हैं यानी कुत्ता काटे से मुतासिर होने वाले लोग। तो चलते हैं हम इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि ये एक तरफ तो आवारा कुत्ते हैं, दूसरी तरफ आप रेणुका चौधरी के भी कुत्ते हैं। वो कैसे कुत्ते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। जी यकीनन रियाज साहब, ये जो रिपोर्ट का आपने इंकशाफ किया है, रिपोर्ट जो सियासत टीवी के नाजरीन को बताई है, ये काफ़ी तशवीशनाक है। देखिए आए दिन 300 लोग जो है, हर रोज़ 300 लोग अगर कुत्ते काटने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं तो ये बड़ी ही खौफनाक है। और शहरी इंतज़ामिया की या
नाकामी का एक खुला सबूत इसको आप वाज़े तौर पर कह सकते हैं। और कुत्ते हमने हाल ही चंद दिन कबल भी देखा है, पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली में आवारा कुत्तों के मुताल्लिक जो है वो सख्त मतलब हुकूमत के खिलाफ में रिमार्क्स जो आए, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स आए थे सामने। यहाँ पर कुत्ते काटने का आपने दो जिक्र किया, कुत्ते दो किस्म के होते हैं, एक इंसान नुमा कुत्ते भी होते हैं। तो मैं जो टर्म यूज़ करता हूँ उनके मुतालिक, कुत्ते काटने का तो इलाज फिर भी मुमकिन है रियाज साहब, कमीने जो लोग होते हैं उनके काटने का इलाज नहीं होता है। हमने देखा ये तो फिरका परस्त जो है ये कमीने हैं और इनके काटने का इलाज नहीं होता है। जहर जो है तेजी के साथ फैलता है, मुल्क को, माशरे को मुकम्मल तौर पर वो कमीनों के काटने का जो असर है वो तबाह कर देता है। और कुत्ते ये यहाँ पर आप GHMC को जो अरबाब मजाज हैं, जो जिम्मेदारान है, अहलकार है, ओहदेदार है, मैं उनकी नाकामी तस्वुर करता हूँ इसको। जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरह आपने कहा है कि कमीने जो होते हैं उनका जो काटा हुआ होता है वो नहीं बचता, और लेकिन आज हिंदुस्तान को जिस तरह तबाही बर्बादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है उसके लिए कौन कुत्ते जिम्मेदार हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इन कम्युनल डॉग्स का भी इलाज बहुत ज़रूरी है और इनको मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का टीका अगर काम नहीं कर रहा हो तो उनका इलाज वही किया जाना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक मैंने आपको ये खबर सुनाई है बहुत ही ख़तरनाक और मैं समझता हूँ कि हैरतनाक खबर है। 300 लोग अगर एक सरकारी हॉस्पिटल से रुजू हुए हैं कुत्ते काटने पर, तो ये किस कदर ख़तरनाक बात है। और अब तो और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर हैदराबाद में और हैदराबाद के अतराफ अकनाफ ऐसा क्या हो रहा है कि कुत्ते इस कदर चिरागपा हो गए हैं, बरहम हो गए हैं, गुस्से में हैं और वो लोगों को काटते जा रहे हैं। आपको ये बता दूं कि फीवर हॉस्पिटल में, अगर फीवर हॉस्पिटल की बात करते हैं, सिर्फ फीवर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ ज़बीउल्लाह साहब, वहाँ पर 2023 में 27,172 लोग कुत्ते काटने के से मुतासिर होकर रुजू हुए थे, उन्हें टीके दिए गए। इसी तरह अगर 2024 की बात करते हैं तो उस वक्त 16 लोग कुत्ते काटने की वजह से मर गए थे, यानी हलाक हुए, फौत हुए, और 29,054 यानी 29,054 जो लोग थे उनका इलाज किया गया। और अगर आप 2025 की बात करते हैं, अब तक की बात कर रहा हूं मैं, 9 दिसंबर तक की बात कर रहा हूं, 24,705 लोग फीवर हॉस्पिटल से रुजू हुए और अब आपको यही बता दूं कि 34 लोग अब तक मर चुके हैं। तो कितनी कदर भयानक आदत शुमार है ये यकीनन चौंका देने वाला है। 22, 23, 24, 25 का जो आंकड़े जो आदत शुमार है, हर साल उसमें इजाफा हुआ है। 25 में कुछ हद तक कम हुआ है, अभी बाकी कुछ दिन बाकी हैं। तो 300 दिन के हिसाब से अगर दिसंबर के अख्तिताम तक अगर हमें अंदाजा लगाएं तो ये 29,000 से ज्यादा हो सकते हैं 2024 के मुकाबले में। तो यहाँ पर अहम बात यही है, ये फीवर हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं जी जी आप देखिए, आप खाली एक अस्पताल का है तो कई अस्पतालों का आपने अपने तमहीदी कलमात में उस तज़किरा भी किया है। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि वो जो जिम्मेदारान है ये तमाम चीजों पर काबू पाने के, काउंसलर्स होते हैं, कारपोरेटर्स होते हैं, क्योंकि अब शहर बड़ा हो गया है और शहर का इलाका जो GHMC का इलाका है वो वसी हो गया है। तो वो उन इलाकों में जो जिम्मेदारान है, अवामी नुमाइंदे हैं, कारपोरेटर्स हैं, तो वो उनका जो काम है वो अपने काम में कोताही बरत रहे हैं, उसका ये खुला सबूत है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने इस्माइल ज़बीउल्लाह से भी कहा, आपसे भी बता रहा हूं कि सिर्फ एक हॉस्पिटल के मैंने आदत शुमार पेश किए हैं, जबकि अगर नारायणगुड़ा IPM की बात करते हैं तो जारिया साल अब तक 33,765 लोगों को टीके दिए गए हैं। कोई 33,000 कोई मामूली बात है? एक शहर का मामला है, फिर एक शहर के अस्पताल का मामला है। इतनी खतरनाक हालात हो रहे हैं देखिए आप। और जो 33,765 मुतासिरीन बहुत डेंजर बात है। और IPM में हर माह 2,200 से लेकर 2,600 मुतासिरीन रुजू हो रहे हैं, ये रिपोर्ट आई है और ये बहुत ही भयानक रिपोर्ट है। और जबकि हयातनगर हॉस्पिटल में हर माह 400 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जबकि वनस्थलीपुरम अस्पताल में हर माह 275 था 300 लोग रुजू हो रहे हैं कुत्ते काटने की वजह से। राजेंद्र नगर में अगर आप देखेंगे कि हर माह 300, ये कहा जा रहा है कि 900 से लेकर 100 लोग रुजू होते हैं और हयात नगर में हर माह 300 लोगों का इलाज हो रहा है। श्रीलिंगमपल्ली है, कुतबुल्लापुर है, राजेंद्र नगर है, शाहीन नगर है, शाहपुर नगर है और सौराराम, ये जो इलाके हैं वहां पर हर दिन 5 से 10 लोग कुत्ते काटने से मुतासिर हो रहे हैं। जी यकीनन देखिए, आप जिन इलाकों का आपने तस्करा किया है वो इलाके जो है वो 8 बजे के बाद, वो तमाम इलाके 9 बजे के बाद जो है वो सुनसान हो जाते हैं। ये रिहायशी इलाके होने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं
आप ये जो है गुंजान आबादी वाले इलाकों में आप ये वाकयात नहीं देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये वो इलाके हैं, आइसोलेटेड इलाके हैं, जो रात में 7-8 बजे के बाद जो है तकरीबन जो है वो सड़कें इन इलाकों की वो सुनसान हो जाती है। अगर उन सड़कों पर से कोई मतलब अवलीन सातों में दिन के कोई चहलकदमी के लिए निकलता है, हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें स्कूल जाते हुए बच्चों पर कुत्तों का हमला होते हुए देखा है, खवातीन पर कुत्तों का हमला होते हुए देखा है, बुजुर्गों पर कुत्तों का हमला होते हुए देखा है। ये जिम्मेदारान जो है, जीएचएमसी शहरी इंतजामिया के जो जिम्मेदारान है, वो अपनी आंखें बंद कर कर क्यों बैठे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ठीक है, ये आवारा कुत्ते हैं और यकीन मानिए बाज़ मरतबा कुत्ते इंसानियत का भी मुजाहरा करते हैं। कई ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं जहाँ पर कुत्तों ने इंसान के बच्चों को बचाया है और इंसान अपने बच्चों को फेंक देता है, और यानी गुनाह के बाद, जुर्म के बाद तो कुत्ते उसे दूध पिलाते हुए देखे गए हैं। यानी अब अंदाज़ा कीजिए कि कुतिया जिसे कहा जाता है, वो अपने बच्चों के साथ इंसान के बच्चों को भी दूध पिला रही है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर इंसान गिर गया है और कुत्ते किस कदर इंसान बनते जा रहे हैं। वैसे भी कम्युनल डॉग्स की अगर बात करते हैं तो अब अंदाज़ा कीजिए कि ये वो कुत्ते हैं जो मजहबी खतूत पर लोगों को तकसीम करते हैं और अपने मफाद के लिए एक नए नए यानी मसाइल छेड़ते हैं और हकीकी जो मसाइल है उससे राह फरार इख्तियार करते हैं। मुल्क को कई मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर लोगों में नफरत की लहर पैदा करते हैं और अपना उल्लूसीदा कर लेते हैं। बहरहाल इस तरह के कुत्ते तो बहुत डेंजर होते हैं और हिंदुस्तान के लिए ये कुत्ते यानी ये जो कम्युनल डॉग्स है वो बहुत खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको एक और खबर की तरफ लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक सीएमओ दफ्तर चीफ मिनिस्टर से है और राजभवन यानी अब फिल वक्त उसे नरेंद्र मोदी हुकूमत ने लोक भवन का नाम दिया है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं लोक भवन और सीएमओ ऑफिस। वहां से खबर ये आई है कि वहां बम रखने और उसे बम से उड़ा देने यानी सीएमओ ऑफिस को और लोक भवन को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई और खान नामी एक शख्स ने ईमेल रवाना किया। अब अंदाजा कीजिए कि ये जानबूझकर की गई एक साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। खान नामी शख्स ने ये ईमेल रवाना किया, जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर तैयारों में बम रखने की झूठी इतलात मौसूल हुई। कभी किसी खान का नाम नहीं आया और हिंदुस्तान में जो जासूसी के वाकयात होते हैं उसमें कभी किसी खान का नाम नहीं आया। और हद तो यह है कि इस मामले में कहा गया कि ये खान नामी एक शख्स ने ईमेल रवाना किया, जबकि मैं समझता हूं कि ये इज्तिमाई शरारत के और मुसलमानों को बदनाम करने के कुछ और हो नहीं सकता। यकीनन हो नहीं सकता। उसका वाज़ेह सबूत यह है कि जब तहकीकात हुई, जांच हुई, तलाशी ली गई, जंगी खतूत पर तलाशी मुहिम चलाई गई तो वहां से कुछ नहीं निकला। जी हाँ, तो ये वाज़ेह सबूत है इसका कि वो फर्जी ईमेल धमकी थी और नाम जो इस्तेमाल किया गया तो फर्जी था और जानबूझकर किया गया था कि रियासत की जो पुरअमन फिजा है उसको मुकद्दर किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों को खान नाम के जितने भी लोग हैं उनको बदनाम करके आ जाना चाहिए। तो जो भी ईमेल भेजे हैं जो इस तरीके की साजिश करते हैं, मैं उन्हें मशवरा देता हूँ शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट जरूर देखें। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी जो दहशतगर्द होते हैं वो इसी तरह की इक़दाम करते हैं, दूसरों के नाम से ईमेल भेजते हैं और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के कई वाक़यात हिंदुस्तान में पेश आ चुके हैं और जब तलाशी ली गई, जब सर्च की गई, जब तहक़ीक़ात की गई तो पता चला कि जो ईमेल भेजा था वो मुसलमान नहीं बल्कि कोई और था। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरारत की वजह से नहीं होते बल्कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत होते हैं और वो उसके जो तार होते हैं वो फ़िरक़ा परस्त दरिंदों से जुड़े होते हैं, उनकी तंजीमों से जुड़े होते हैं। वैसे भी अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस तरह के वाक़यात को उछाला भी जाता है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक शमशाबाद में वाक़ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहाँ पर अमेरिका जाने वाले तैयारे में बम रखने की झूठी इत्तला दी गई। और आपको ये बता दूं कि तकरीबन $1 मिलियन यानी परवाज में बम धमाका ना करने के लिए $1 मिलियन भी तलब किए गए, मांग की गई, लेकिन उस तैयारे को आइसोलेटेड कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, उसकी तलाशी ली गई, ये झूठी खबर साबित हुई। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हमारे निफाज़े कानून की एजेंसियां क्या कर रही हैं उन्हें, और हमारे IT एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, IT सेल क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
देखिए, जहाँ तक आईटी सेल साइबर के जो माहिरीन हैं, उनकी नाकामियों का एक सबूत, जीता जागता सबूत ये है कि चंद दिन कबल मैं हमारे कमिश्नर हैदराबाद जो है, कोतवाल शहर जो है, उनका एक ट्वीट में पढ़ रहा था। उनके जो है अकाउंट से 20,000 रुपये जो है वो निकाल लिए गए। जी जी जी। तो ये साइबर चोरी हुई थी। तो आप अंदाज़ा करें कि शहर कोतवाल का अकाउंट महफूज नहीं है, तो फिर दूसरे मामलात में ये माहिरीन जो साइबर अपने आप को आईटी माहिर कहते हैं, वो किस तरीके से दूसरे मामलात की निगरानी करेंगे। रियाज साहब, पिछले 6 माह से हम मुसलसिल ये देख रहे हैं कि तैयारों में बम धमाकों की जो इत्तलात है, बम रखने की जो इत्तलात है, धमकियां जो हैं, वो मुसलसिल पिछले 6-7 माह से चल रही हैं। जी जी। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि इंडिगो की फ़्लाइट्स के साथ जो है ये वाक़यात ज़्यादा हुए हैं। हालिया दिनों में आपने देखा कि मदीना से एक फ़्लाइट आ रही थी, उसको अहमदाबाद पे अचानक ये सिर्फ और सिर्फ बम की धमकी के थ्रेट जो मेल आया था, उसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग उसकी वहाँ पर भी। तो ऐसे बहुत सारे हैदराबाद से की जाने वाली उड़ने वाली परवाज़ें जो है, उनके मुतालिक ये काम हो रहा है। ये जानबूझकर एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, एक तरीके का खौफ पैदा किया जा रहा है शहरियों में, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई टोली काम कर रही है और 62 टोली है। जी। और वरना देखिए, अब मदीना मुनव्वरा से फ्लाइट आ रही है, अहमदाबाद की तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया है बम धमाका यानी बम रखने की झूठी इत्तला पर। और वहाँ पर क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों मोड़ी गई ये रिपोर्ट, ये तैयारा, उस पर भी शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसके पीछे है। और अब जो एजेंसीज है, एनआईए क्या कर रही है और हमारी जो सीबीआई है वो क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर किसी मुसलमान को गिरफ्तार करना है तो आप देखेंगे कि ऐसे ही गिरफ्तार किया जाता है जैसे बहुत बड़ा उसने मुल्क का नुकसान कर दिया है। जबकि आप देखेंगे कि जो कम्युनल डॉग्स हैं वो हिंदुस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका कोई यानी खबर ली जाती है ना, उन पर कोई नजर रखी जाती है ना उनकी निगरानी की जाती है। और आपको ये बता दूं कि जानबूझकर लोगों को फंसाया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बबांगे दहल ये कहा जा सकता है कि तासुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, इम्तियाजी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने यही बात कही है कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, उन्होंने ये बात कही है। बहरहाल, जैसा कि हमने और इस्माइल ज़बीउल्लाह ने बताया कि जो शहर वसत इख्तियार करता जा रहा है, तो आपको बता दूं कि जीएचएमसी 150 वार्ड्स हैं मौजूदा तौर पर, लेकिन अब जीएचएमसी के वार्ड्स 150 नहीं बल्कि दुगने हो जाएंगे यानी 300 हो जाएंगे। क्योंकि शहर के यानी जीएचएमसी के अतराफ अकनाफ जो 27 बल्दियात है उससे भी जीएचएमसी में जम कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो हुदूद है हैदराबाद के जीएचएमसी के जो हुदूद है उसमें तौसी के अहकामात हुकूमत ने जारी कर दिए हैं। अब अंदाजा कीजिए कि जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो बिल्कुल यानी बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा किया करती थी मजलिस बल्दिया हैदराबाद में, अब ऐसा लगता है कि अब उसका किरदार महदूद हो जाएगा और ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आपने देखा कि 27 बल्दियात को अगर आप एक वो करते हैं, जम कर देते हैं, तो फिर किसी ना किसी तरह उन पर सियासी तौर पर वो मुतासिर ज़रूर हो सकते हैं। यकीनन सियासी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं रियाज साहब। और देखिए आप चीफ मिनिस्टर, हम अगर जीएचएमसी का जायज़ा लेंगे तो कांग्रेस जो है 2 असम्बली हलकों में ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस ने जीत हासिल की है हुकूमत बनने के बाद। उससे कबल अगर आप देखें तो यहाँ पर बीजेपी की एक सीट है और बाकी के जो बीआरएस और एमआईएम की सीटें यहाँ पर हैं। जैसा कि आपने कहा, एक इशारा दिया कि वो जो मोनोपोली थी, जो इजारादारी थी, वो इजारादारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीएचएमसी काउंसिल में जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक मंसूबे के तहत जो है रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ये काम अंजाम दिया है। क्योंकि मरहून मिन्नत होकर अगर रहने का है तो हमारा शहर हमारा मेयर हमारे का जो नारा माजी में जो लगते थे वो नारे अब मुस्तकबिल में लगने की तवक्को नहीं है। एक माजी की एक दास्तान बन जाएगा वो नारा। वो ये दास्तान बन जाएगी वो यकीनन। और फिर दूसरी चीज़ है, सियासी तौर पर अगर देखें, पॉलिटिकल नज़रिए से, सियासी नज़रियात के साथ अगर देखें तो कांग्रेस जो है शहर में कमज़ोर है। तो अब कांग्रेस को शहर में मजबूत करने के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि रेवंत रेड्डी ने ये इक़दाम उठाया है और 27 जो मज़ाफ़ाती म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको शहर में शामिल करने का काम किया गया है।
ये बस आप देखेंगे कि किस अंदाज में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक हिकमत अमली के तहत ये काम किया है, ये किसको फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है कि बीजेपी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है और बहुत सोच समझ कर ये काम किया जाना चाहिए था। अब देखना ये है कि किसके फ़ायदे के लिए ये काम किया गया है। 150 से जाकर 300 अगर होते हैं तो मैं समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी का ये कारनामा नहीं बल्कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बानी शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो दुआ की थी वो दुआ मैं समझता हूँ कि कबूल हो गई है और शहर यानी वसत इख्तियार करता जा रहा है। यकीनन बानी शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो दुआ थी, आपने कल भी इसका तस्करा किया था उनकी दुआ का, और यकीनन वो दुआ का नतीजा भी है, दुआ की कबूलियत का। आप इसको इस शक्ल में देख सकते हैं कि शहर वसी हो रहा है और शहर का महल वक़ू जो है बढ़ता जा रहा है, शहर में आबादी भी जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि जहाँ शहर वसत इख्तियार करता जा रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और जो न्यू ट्रेंड आया है इंतहाई ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि इस रुझान पर काबू पाना चाहिए, वरना ये जो हैदराबाद है वो भी बिहार की तरह हो जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश की तरह हो जाएगा, जहाँ पर गोलियाँ चलाई जाती हैं और दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है गोलियाँ चलाकर या फायरिंग में। आप अंदाजा कीजिए कि शहर में अब चाकू के बजाय अब रिवॉल्वर इस्तेमाल होने लगे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जो नए शहर जो नई बस्तियां बसाई गई हैं शहरों में, और वो मतलब उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह से नॉर्थ इंडिया तक जो लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, उन इलाकों में ये तेजी के साथ ये ट्रेंड आम हो रहा है, रुझान बढ़ रहा है, चाकू तलवार के बजाय जो है बंदूकें निकाली जा रही हैं। और आप देखेंगे कि मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत ज़माने पहले, राइडर्स वन ऑफ द लास्ट आर्क, ये अंग्रेज़ी फिल्म थी जिसमें आप एक वो होता है, मतलब जो हीरो होता है वो एक मिस्र जाता है और वहाँ पर ख़जानों की तलाश होती है और ख़जानों की तलाश के दौरान जब ये ख़जाने के करीब पहुँच जाते हैं तो एक शख्स जो मुकामी होता है वहाँ आकर तलवारबाजी करता है, चाकू से उस पर हमले की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत आसानी से इस हीरो पर काबू पा लेगा, लेकिन हीरो अपने जेब में हाथ डालता है, रिवॉल्वर निकालता है और उसे शूट कर देता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब हैदराबाद में भी यही होने वाला है और ख़ास तौर पर अब पॉलिटिशियन की यानी मैं समझता हूँ कि खैर नहीं है, क्योंकि अगर कोई नौजवान बरहम हो जाता है तो इस तरह के हालात पैदा होंगे, वो रिवॉल्वर लेकर आएगा, उड़ा देगा, इस तरह की हरकतें होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मंशियात का भी जो है वो चलन आम हो गया है। जी जी। वो जो गुंजान आबादियाँ नई बस्तियाँ बस रही हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें वो हो रही है और मंशियात के जो लोग आदी हो जाते हैं वो किसी भी किस्म का जुर्म करने से गुरेज नहीं करते। वो किसी भी, देखिए हमने देखा है माजी में, हमने देखा है माँ का और बाप का गला काटते हुए बच्चों को हमने देखा है जो मंशियात के आदी है, जो ये बेटिंग एप्स के जो आदी हो गए हैं उन्हें, और ये जो वो कुछ बीच में कुछ गेम भी चल रहा था मोबाइल फ़ोनों पर जिसको रोकने का हुकूमत ने इक़दाम भी उठाया था। तो इस तरीके के वाक़यात जो हैं, शहर तो उसत हो रहा है, शहर वसी हो रहा है, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है उस तरफ शहरी इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए, पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए, नई बस्तियों में जो नए इंतजामात हैं, हिफाजती इंतजामात, उनको भी रूबे अमल लाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जो असर पड़ेगा सूदखोरों पर पड़ेगा, इसका असर आप देखेंगे लैंड ग्रैबर्स पर पड़ेगा और जो पॉलिटिशियंस जो है, लैंड ग्रैबर जो नेक्सस है, गठजोड़ है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल कोई दादा वगैरह नहीं रहा, कोई पहलवान नहीं रहा, वो तस्वुर खत्म हो गया है, बच्चे पहलवान बन गए हैं, उनमें इस कदर जारहाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि माजी में किस तरह एक पहलवान बहुत मशहूर हो जाता तो फिर उसके इलाके में कोई नहीं जाता था, अब पहलवान भी दबकर यानी एक चूहे बिल्ली की तरह दबकर बैठा हुआ है। तो उस पहलवान को मार के वो उसका मुकाम लेने की अब जो है वो दौड़ ज्यादा हो गई है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, मुल्क की तरक्की के लिए रोशनी की या एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है और अगर एनर्जी में आप खुद मुक्तफ़ी हो जाएं तो समझिए कि आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार तरक्की का नारा लगाते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के कई ऐसे अरकान पार्लियामेंट है या फिर अरकान असम्बली है या फिर आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स भी है जो फ़िरका परस्ती का जहर इस तरह घोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, इस मामले में अगर आप देखेंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर आसाम को देख लीजिए, उनकी बकवास देखिए, उससे अंदाजा हो जाएगा। खुद अमित शाह भी पीछे नहीं रहते इस मामले में, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वक्फे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि इश्तियाल अंगेजी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, लेकिन
कानून क्या कर रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वज़ीर आज़म अगर लिबास देखकर पहचानने की बात करते हैं, शमशान या कब्रिस्तान की बात करते हैं, या दरअंदाज तुम्हारे जेवर लेंगे, तुम्हारे जमीन लेंगे, इस तरह की बात करते हुए मुसलमानों का हवाला देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? हरगिज नहीं की जा सकती। तो बहरहाल अमित शाह ये वज़ीर दाखिला की हैसियत से कहते हैं कि शाहीन नगर में ईवीएम का बटन इस तरह दबा दो शाहीन बाग में कि शाहीन बाग दहल कर रह जाए। एक वज़ीर दाखिला इस तरह की अगर बात करता है तो फिर उस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क के जौहरी तवानाई की। हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि हमारा मुल्क एक जौहरी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, और एक ऐसा न्यूक्लियर पावर जिसकी सारी दुनिया में बहुत इज्जत है। लेकिन 2014 से इस इज्जत को ऐसा लगता है कि मिलियामेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इत्तला ही है पार्लियामेंट में जो मरकजी वजीर जौहरी तवानाई है जतिंदर सिंह, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2047 याद रखिए, जो विजन है वो 100 साल मुकम्मिल हो रहे हैं हमारी मुल्क की आज़ादी को, तो 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई हिंदुस्तान पैदा करेगा, और इसके लिए हिंदुस्तान ने 214 अरब डॉलर का एक मंसूबा बनाया है। जी यकीनन किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो उसके जौहरी तजुर्बात और जौहरी मसनूआत का फ़रोग़, जौहरी मसनूआत की तैयारी पर मुश्तमिल होता है रियाज साहब। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि हज़ारों करोड़ के जौहरी मनसूबा साजी आप कर रहे हैं जौहरी मसनूआत की तैयारी के लिए, मगर मुल्क की मईशत भी तो आपकी ज़िम्मेदारी में है। एक आप जौहरी ताकत पहले से है, और आप देखिए जौहरी मनसूबा साजी जब आप करते हैं मसनूआत की तैयारी, तो आप खालिज खुद आप नहीं बना सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पड़ोसी ममालिक जैसा रशिया से आपके फ़िलहाल ताल्लुक़ात हैं, उससे यूरेनियम के मामले में अमेरिका से आपके माजी में हमने देखा है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इसराइल से भी ख़रीदी की गई थी। तो आपको, लेकिन आप मुल्क की मईशत, मुल्क की आवाम की, मुल्क में जो बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, ये इस पर काबू पाने के मंसूबे भी आपको करना चाहिए, हुकूमत की ही जिम्मेदारी। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, ईरान आप देखेंगे उसके 4 न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं, जिसमें से हालिया अरसे के दौरान अमेरिका ने तो उसके कम से कम 2 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट थे जहां पर बहुत ज़्यादा इस तरह की यानी सरगर्मियाँ वहाँ जारी थी, और वो भी एनर्जी यानी बरक़ी पैदा करने के लिए इस तरह की एनर्जी जारी की गई थी। तो उसमें आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान के साथ भी ईरान जैसा सलूक किया जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि वो अमेरिका ये सोचेगा कि हिंदुस्तान जौहरी तवानाई का बहाने कुछ और कर रहा है, जो यकीनन कार्रवाई, क्योंकि रूस के करीब हो गए हैं। अब फिलहाल जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन जो ताल्लुकात है वो कशीदा है। उन कशीदा ताल्लुकात का एक हवाला ये भी है कि जो हिंदुस्तान से जो चावल अमेरिका जाता था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। बासमती राइस जो है उसको फौरन उस पर इम्तना आयद कर दिया, और खुद 12 बिलियन डॉलर जो है वहाँ के किसानों को, वहाँ की जो खेती बाड़ी है उसको फ़रोग़ देने के लिए फौरी तौर पर ऐलान किया उस बात का। ये एक चीज़ है। और हिंदुस्तानी चावल की अब डंप करने की अब ज़रूरत नहीं है अमेरिकी मार्केट में, इस तरीके का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। कल रात जो कल का जो गुजरा हुआ कल है, वहाँ एक एग्रीकल्चर के जो जिम्मेदारान है वहाँ के अमेरिका के, उनके साथ उनकी मीटिंग थी। मीटिंग में ये डेवलपमेंट पेश आया है। तो इस किस्म के हालात में जौहरी मनसूबों का ऐलान करना, तहदीदात वगैरह, यकीनन देखिए हम किसी से डरने घबराने वाला मुल्क नहीं है। हम उस वक्त भी ताकतवर थे जब मुल्क नया था 47 के बाद, और आज भी हम बहुत ताकतवर हैं। ये जो क्रेडिट जाता है मुल्क की आज यहाँ पर पहुँचाने का, इतनी बड़ी जौहरी ताकत बनने का, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का, उसका क्रेडिट जाता है तो सिर्फ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को और राजीव गांधी जैसे खद्दावर जो कायदीन थे उनको जाता है, जिन्होंने मुल्क दूरंदेशी से फैसले किए थे। आप यकीन मानिए, जैसा कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया है, राजीव गांधी को याद किया है, आज अगर सॉफ्टवेयर में सुपर पावर अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान है, और उसका जो क्रेडिट है वो राजीव गांधी को जाता है, अनजान ही राजीव गांधी को। जबकि अब न्यूक्लियर यानी ताकत बनने की बात है तो इंदिरा गांधी ने गैर मामूली किरदार अदा किया था। वही इंदिरा गांधी थी जिन्हें यकीनन आयरन लेडी कहा जा सकता है। और आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को तोड़ने का कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था। पोखरान कांग्रेस का ही तजुर्बा गाह था पोखरान, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने अमली जामा पहनाया। हाँ जी हाँ, अब हुकूमत आए तो जामा पहनाना ही पड़ता या जामा उतारना पड़ता, ये चीजें हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता
दूं कि अमेरिका की जहां तक ताल्लुक है, आपको बता दूं कि रूस के साथ ताउन के जरिए हिंदुस्तान में जो न्यूक्लियर प्लांट्स यानी न्यूक्लियर रिएक्टर वो बनाए जा रहे हैं, तो अमेरिका लाजिम तौर पर बहुत ज़्यादा यानी बरहम हो जाएगा। खासतौर पर ट्रंप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बरहम हो जाएगा। और जैसे कि ज़बीउल्लाह ने कहा कि हमारा मुल्क किसी से डरने वाला नहीं है, बेशक डरने वाला नहीं है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पता नहीं क्या करने वाले हैं। उनकी ज़बान, उनका मुंह नहीं खुलता ट्रंप के सामने, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सहाफ़ी के एक जिम्मेदारी होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म भी होता है तो उसे तनक़ीद का निशाना बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने मुल्क के मफादात के मामले में खामोशी इख्तियार करता है तो फिर वो खामोशी नहीं बल्कि गुनाह है, एक जुर्म होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, क्यों खामोशी वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तियार किया, सारा हिंदुस्तान ये सवाल कर रहा है और उन्हें उसका सवाल देना चाहिए। सिर्फ आप सहाफ़ियों से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं करते, ठीक है, लेकिन अमरीकी सदर आप पर और हमारे मुल्क पर अगर उंगली उठा रहा था तो आप क्यों खामोश रहे? क्या आपको अपने मुल्क की इज्जत नफ्स का सवाल यानी ख्याल नहीं है? हमारे अवाम की इज्जत नफ्स या सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल नहीं है? ये तो सवाल आपसे किया जा सकता है। तो बहरहाल अब आप देखेंगे कि अब जो इतला आ रही है, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ममालिक, उन लोगों ने अब एक नई करेंसी अपनी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसकी तौसीक तो नहीं हुई है। उसके बारे में पेशकयासी ये की जा रही है कि ये सोने की बुनियाद पर, गोल्ड की बुनियाद पर ये करेंसी काम करेगी और अब डॉलर की खैर नहीं है। वैसे भी अगर आपको बता दूं कि अगर दुनिया के तारीख का आप जायजा लेंगे या मईशत का जायजा लेंगे, मईशत की तारीख पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हर 120 से लेकर 140 साल के बाद जो करेंसी, डोमिनेटेड करेंसी होती है, वो तब्दील हो जाती है। यकीनन तब्दील हो जाती है। उसको बचाने के लिए तो अमेरिका इतनी जुस्तजू और जिद्दोजहद कर रहा है। देखिए, अमेरिका को सबसे बड़ी तकलीफ आपकी रूस से कुर्बत, हिंदुस्तान की रूस और चाइना से कुर्बत, सबसे बड़ी तकलीफ अमेरिका को ये है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, और नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए हामी भी भरी है। उसके बावजूद भी जो तेल की खरीदारी है, वो तेल की खरीदारी का सिलसिला चल रहा है। हालांकि तेल सस्ते दामों में आपको रशिया से मिल रहा है और वही आपके जो दोस्त अहबाब है महंगे दामों में वो दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं यहाँ पर। तो आप अगर वही तेल अगर रशिया से खरीद कर, मैं आपका इशारा उस तरफ कर रहा हूँ रियाज साहब के मुल्क को आप एक तरफ इक्तिसादी मसाइल में झोंक रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी खारिजी पॉलिसी जो है उससे भी मुल्क को नुकसान हो रहा है। दो तरफा नुकसान की तरफ मैं इशारा नाजरीन का भी कर रहा हूं कि आप अगर खरीद कर अगर अवाम में बांटते हैं ये तेल सस्ते दामों में, तो फिर आप अच्छा काम कर रहे हैं। मगर आप वो तेल खरीद कर किसी दूसरों को बेच रहे हैं आप महंगे दामों में, तो आप अवाम का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं सिर्फ पेट्रोल के जरिए, अवाम की जेब पर डाका डाला गया है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब इंतखाबी मुहिम चला रहे थे 2014 की, वादे तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी और हम इख्तिदार में आएंगे तो पेट्रोल की कीमत बहुत कम कर दी जाएगी। 40 रुपए कहा था। कितनी अफसोस की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि किस तरह वो ट्रंप से मुलाकात के दौरान खामोश रहे और ट्रंप उन पर लगातार हमले करते रहे, हिंदुस्तान को सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कहा, तो उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म उसका जवाब नहीं दे सके। लेकिन आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म को यह भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका कोई एक अजीम मुल्क नहीं है। हाँ, उनके अवाम अजीम है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर तासुब नहीं बरता जाता, जानिबदारी नहीं बरती जाती, बल्कि सबको मसावी मौक़े दिए जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हुकूमत की अलग बात है। तो वहाँ आपको बता दूं कि कम अज़ कम अमेरिका फिल वक्त ज़बी साहब 36 खरब डॉलर का मखरूज है। 36 खरब डॉलर कोई मामूली बात नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, हिंदुस्तान को फ़ख्र करना चाहिए कि हम इस मामले में अमेरिका से कुछ बेहतर मौक़िफ़ रखते हैं। तो बहरहाल अमेरिका अब इंतकामी कार्रवाई करेगा और आप देखेंगे कि ब्रिक्स ममालिक, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है, यानी जो उभरती मईशतें हैं वो शामिल है, वो तमाम के तमाम अगर कोई करेंसी लाएंगे तो फिर डॉलर का जो रेट है वो गिर जाएगा, डॉलर की अहमियत गिर जाएगी। जी, यकीनन डॉलर की कीमत गिरेगी, लेकिन जो है आप उभरती मईशतों में हिंदुस्तान का नाम लिया आपने, जिसके लिए मैं थोड़ा सा मैं एतराज़ जताता हूँ रियाज साहब। उभरती मईशतें वो होती हैं जहाँ की जिस मुल्क की आवाम जो है पुरसुकून हालत में रहती है। उभरती मईशतें वो होती है जिस मुल्क में सस्ते दामों में अशिया खुर्दनोश मिलती है, दस्तियाब रहती हैं। उभरती मईशतें वो होती हैं जहाँ पर तालीम और जो है फ्री मेडिकल और फ्री एजुकेशन फराहम किया जाता है।
जी जी। और आपको बता दूं कि जहाँ तक उभरती मईशतों का सवाल है तो ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद होती है उसकी बुनियाद पर ये देखा जाता है कि ये मुल्क खुशहाल है या नहीं, ये मुल्क उभरती मईशत है या नहीं। फिल वक्त हम बड़े अफसोस के साथ कह सकते हैं कि 2014 के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि दालों की कीमत जो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ओहदा लेने के वक्त 32 रुपये 36 रुपये किलो हुआ करती थी, आज उसमें कई 100 गुना इजाफा हो गया है। दालों के साथ साथ अशियाए माहतियात की कीमतें देखेंगे, चावल 18 रुपये या 20 रुपये या 25 रुपये आला दर्जे का या नफीस चावल मिला करता था, आज आप देखेंगे कि 60 रुपये किलो चावल हो गया है। हद ये है कि अद्वियात महंगी हो गई है और यहाँ तक के जहर भी महंगा कर दिया गया है। जहर भी खाने के काबिल एक आम आदमी को, गरीब आदमी को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने नहीं छोड़ा है। 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही थे जो डॉलर की कीमत जो है $1 40 रुपये जब था, तो इस कदर गिरती जो कदर है रुपये की हिंदुस्तान की, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कैसे गिरेगा, हम गिरने नहीं देंगे। मगर आज 90 रुपये से ज़ायद डॉलर की कदर हो गई है रुपये के मुकाबले में, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़बान नहीं खोल रहे हैं। यही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने 40 रुपये की बात कही थी पेट्रोल फी लीटर का, और 400 रुपये में सिलेंडर देने का वादा 2014 में इन्होंने किया था। मगर आज देखिए आप, कोई वो 1200-1500 के करीब गैस सिलेंडर चले गया, पकवान गैस, और जो पेट्रोल है 117-118 रुपये फी लीटर दस्तियाब है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आपको बता दूं कि वंदे मातरम पर पार्लियामेंट यानी लोकसभा में बहस हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आ गए थे और कुछ ऐसी लाइन्स जो वंदे मातरम में थी उसे हज़फ किया गया था, डिलीट किया गया था। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की। जबकि आप देखेंगे कि आज हिंदुस्तान में भूख, बीमारी और इफलास, गुर्बत व इफलास का दौरा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ट्रंप अगर गुजरात का दौरा करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुर्बत का और बीमारियों का, नहुसत का चेहरा छुपाने के लिए सड़कों पर दीवारें खड़ी कर देते हैं और ऐसा लगता है कि गरीब बस्तियों को उन्होंने चुन दिया है। तो बहरहाल ये हमारी तस्वीर है। अब वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आप देखेंगे कि इस तरह के मसाइल पर, बेरोज़गारी के मसाइल पर, महंगाई के मसले पर, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के मसले पर, दरअंदाजी के मसले पर आप 11 साल से हुकूमत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअंदाज दाखिल हो गए हैं। तो आप क्या कर रहे थे? आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत पर, यानी मोदी हुकूमत की काबिलियत पर, मोदी हुकूमत की सलाहियत पर और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उसके पोजीशन पर सवाल उठता है कि ये बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गए हैं मुल्क की हिफाजत में, क्योंकि ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि दरअंदाज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है और हम इसलिए SIR कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो SIR किया गया वहाँ दरअंदाज़ों का पता नहीं चला। मगरबी बंगाल के साथ साथ तकरीबन 10 रियासतों और मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में 4 नवंबर से ये SIR शुरू किया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दरअंदाज़ों के नाम पर अपनी दरअंदाजी कर रही है, ख़ास तौर पर सियासी दरअंदाज हैं मैं समझता हूँ, जो सेकुलर पार्टीज़ के मामलात में और रियासतों के मामलात में दरअंदाजी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब आपको बता दें कि मौलाना अरशद मंदी एक मोतबर चेहरा है और जमीयत उलमा के सरबराह हैं मदनी अरशद मंदी ग्रुप के। और आपको ये बता दूं कि जमीयत उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी में गैर मामूली किरदार अदा किया और आज़ादी के बाद भी उसका किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब तक़सीम मुल्क की बात आई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई, तो जमीयत उलमा हिंद ने जिना की मुखालिफत की थी, उन लोगों की मुखालिफत की थी जो हिंदुस्तान को तक़सीम करने के दर पे थे। तो बहरहाल अब मौलाना अरशद मंदी ने कहा कि मुसलमान जिएगा तो सिर्फ अल्लाह के लिए जिएगा, इस्लाम पर जिएगा और मरेगा तो भी इस्लाम पर मरेगा, और वो किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। अपना सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता, क्योंकि जो तौहीद का मसला है और हम कभी शिरक नहीं करेंगे और मुसलमान शिरक को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान तो दूर की बात है, अल्लाह ताला भी शिरक को बर्दाश्त नहीं करता। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह वंदे मातरम में यानी शिरकिया कलमात है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हें क्या एतराज़ है, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि कभी मुसलमानों ने किसी पर एतराज़ नहीं किया कि क्यों आप वंदे मातरम पढ़ रहे हैं, क्यों आप वंदे मातरम गा रहे हैं, कभी कोई एतराज़ नहीं किया। तो तुम हम पर एतराज़ करने वाले कौन होते हो, ये मौलाना अरशद मंदी कहते हैं। और वो भी ये भी कहते हैं कि मजहबी जो किताबें हैं, मजहबी, वो उन तक ही रहना चाहिए,
और उस पर किसी को एतराज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, इस पर लोकसभा में तो मुबाहिस हुए हैं और अब राज्यसभा में अमित शाह इस पर मुबाहिस का आगाज भी करने वाले हैं। अमित शाह को तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो दाखिली हालात हैं, जो आप देखेंगे शुमाल मशरिकी रियासतों में जो बेचैनी का माहौल है, कश्मीर के जो हालात है, फिरका परस्ती जिस तरह बढ़ रही है और किसकी सरपरस्ती में बढ़ रही है, अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं, हुकूमत भी अच्छी तरह जानती है। और जिस तरह खुद साख्ता बाबाओं को छोड़ दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के लिए, उन पर कंट्रोल करने के बारे में बहस करना चाहिए, भूख के बारे में बहस करना चाहिए, गुर्बत के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में बहस करना चाहिए। लेकिन अमित शाह वंदे मातरम को लेकर अब बहस करने वाले हैं। देखिए रियाज साहब, अमित शाह की जो बहस है, अमित शाह सबसे पहले वंदे मातरम पर बात करने के अहल नहीं है राज्यसभा में। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रियाज साहब, क्योंकि वंदे मातरम पर इख्तलाफ है, ठीक अलग शक्ल है, उसको कौमी गीत बनाया गया है, कौमी तराना वो कभी नहीं बना। कौमी तराना तो जनगण मन है, वो रहेगा, ठीक है। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो अहल नहीं है, क्योंकि उनकी मदर जो सिस्टम, मतलब मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मातहत है, वो जो है वो जंग आज़ादी का कभी हिस्सा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। उन्होंने हमेशा वंदे मातरम की मुखालिफत की, जनगण मन की उन्होंने मुखालिफत की, और सबसे अहम बात यह कि कौमी तिरंगे की उन्होंने मुखालिफत की। तो जब अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो बुनियादी जो स्कूल है सोचने का, समझने का, सियासत को, वो बुनियादी स्कूल RSS है, तो फिर आप देखिए एक तरफ तो आप मुसलमानों की दिल आजारी के लिए आप पार्लियामेंट में वजीर आजम की तकरीर सुने आप, वो जो है आपने अपनी तमहीदी अल्फ कलमात में भी ये बात कही कि जिन्ना का हवाला लिया उन्होंने, जिन्ना का हवाला लेकर कांग्रेस पे ये इल्जाम लगाया कि मुसलमानों की पोलराइजेशन के लिए, मुसलमानों की आओ भगत के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये नहीं किया। हालांकि इसकी मुखालिफत कांग्रेस के अलावा भी RSS और BJP के हिंदू महासभा के लोगों ने उस वक्त की थी। अरे भाई आप बता रहा हूँ, सॉरी, अब जैसे कि आप बात करते हैं, कुछ ऐसी तंजीमें, हिंदू तंजीमें हैं, आर्य समाज है, उसमें मूर्ति पूजा की मुखालिफत करते हैं लोग। तो ये जो मुखालिफत है, ये आप सिर्फ और सिर्फ महज सिर्फ जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों के हवाले से कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए काम किया है। आप देखिए पूरी तकरीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अब जब अमित शाह बात करेंगे तो आप देख लीजिए, अमित शाह की तकरीर में भी कांग्रेस और फिर पंडित नेहरू यही रहेंगे, जिन्ना भी रहेंगे साथ में। मैं मशवरा देता हूं सियासत टीवी के नाजरीन को, आप ये देखें, ये डिबेट देखें, जरूर देखें। आप प्रियंका गांधी की तकरीर देखें, आप सौरभ गगोई की तकरीर देखें, जवाब में जो उन्होंने कहा है, इकरा हसन की तकरीर आप देखें, अखिलेश यादव की आप तकरीर देखें, पार्लियामेंट में उन्होंने जो जवाब पेश किया है, जो वजूहात बयान किए हैं, आप ये महुआ मोहित्रा को आप सुने, आप वहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। सुलझे हुए एक सियासतदान जिस तरीके से बात करते हैं, उन्होंने जवाब दिया है। अमित शाह जो भी कहेंगे सिर्फ बकवास करेंगे, और वो जो भी बात करेंगे पार्लियामेंट में, बहस का आगाज जो करेंगे राज्यसभा में, तो वो बकवास ही रहेगा और नफरत पर मुश्तमिल रहेगा, और उनका पूरा जो एजेंडा रहेगा वो यही रहेगा कि मुसलमानों के कांधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस को निशाना बनाए। बहरहाल आप देखिए, जैसा कि महुआ मोहित्रा का आपने जिक्र किया है, अगर वो बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, इंतहाई इंटेलेक्चुअल अंदाज उनका होता है। प्रियंका गांधी की अगर बात करते हैं आप देखिए, और आपने सौरभ गगोई की बात की है, साबिक चीफ मिनिस्टर आसाम के जो फर्जंद है, उनकी बात की है, उनको तो पाकिस्तानी ताल्लुकात उनसे जोड़ दिए गए थे बीजेपी ने। तो आपको बता दूं कि जब बात करते हैं तो इंतहाई इंटेलेक्चुअल अंदाज में, इंतहाई दानिशवराना अंदाज में और बहुत ही हिकमत के साथ, ऐसा लगता है कि ये हौज ऑफ विजडम के स्टूडेंट्स है, और ये जो है RSS के जो स्कूल ऑफ थॉट है। जी, लगता क्या है ये हकीकत है। ये देखिए कांग्रेस, इसकी बात कर रहा हूं मैं, हौज ऑफ विजडम की बात कर रहा हूं कि जिस अंदाज में ये बात करते हैं, ये तो RSS का अलग मसला है। और फिर दूसरी है कि कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी लोग हैं, अराकीन पार्लियामेंट है, अराकीन असेंबली है, तर्जुमान है, उनके लबो लहजे को आप जायजा लें उनका, और बीजेपी के तर्जुमान जो है उनके लबो लहजे का जायजा ले लें, आपको समझ में आएगा हाउस ऑफ विजडम से कौन है और RSS से कौन है, वो वाज़ेह है। ये मालूम है, ये जुमला जो शमशान खबरस्तान लिबास देकर पहचानो, दरअंदाज, ये क्या पता नहीं क्या क्या है, ये कौन लिख कर देता है, तकरीर समझ नहीं आता। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता देंगे, जहां तक
इस वंदे मातरम का सवाल है। मौलाना अरशद मंदी का बयान आया है और मैं समझता हूं कि मौलाना अरशद मंदी उम्र के इस हिस्से में हिंदुस्तानी मुसलमानों की बेहतर अंदाज में रहनुमाई भी कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं, गलतियां भी कर जाता है, लेकिन गलती उस वक्त की थी जब उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस अंदाज में मोहन भागवत की अगर बात करते हैं तो वो हाथ जोड़े मौलाना कलीम सिद्दीकी के सामने बड़े मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन आज वही मौलाना कलीम सिद्दीकी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया है। और क्यों निशाना बनाया गया है? इसलिए निशाना बनाया गया है कि वो तालीम याफ्ता जो हमारे आबनाए वतन है उन्हें दीन की दावत दे रहे थे, दामन इस्लाम में बुला रहे थे, नेकी की तरफ बुला रहे थे, और उसके बाद उन्हें इस तरह एक साजिश के तहत वहां यानी जेल तक पहुंचा दिया गया। तो बहरहाल अगर आप मुस्कुराते हैं और जहरीला काम करते हैं तो ये गलत बात है। अगर दिल में आपके लबों पर मुस्कुराहट है तो दिल में भी मुस्कुराहट होना चाहिए, जब कहीं जाकर आप एक अच्छे इंसान कहलाते हैं, वरना दिल में एक और मुंह पर एक, ये गलत बात होती है। यानी बगल में छुरी और मुंह पे राम राम की बात हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, मौलाना अरशद मंदी ने बबांग दहलिए कह दिया है कि हम शिर्क बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान शिर्क में मुलविस नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान सर कटा सकता है, मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश करता है, जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन अब शिर्क नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो है वो शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। और वंदे मातरम में जो शिर्किया कलमात है, खुद वंदे मातरम, मैं झुक रहा हूं अपनी माँ के सामने, कौन है वो माँ, ये सोचने वाली बात है। ये भारत माता नहीं है, या फिर आप देखेंगे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बी अम्मा नहीं है। और भारत माता के बारे में लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि भारत माता कौन है। भारत माता बी अम्मा है। और आपको बता दूं बी अम्मा कौन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जो है उनके वालिदा मोहतरमा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मुल्क पर कुर्बान कर दी थी। और गांधी जी ने उन्हें बी अम्मा कहा था, यानी मदर इंडिया कहा था, भारत माता कहा था। लेकिन ये जो भारत माता है ये अलग है हमारे ज़बी साहब। जी जी, यकीनन ये अलग भारत माता है। ये आरएसएस और जो दूसरे फिरका परस्त तंजीमें हैं, उन्होंने अपने जहन में एक भारत माता का नक्शा बनाया हुआ है। जी। और वो अखंड भारत का तस्वुर करते हैं। तो आप पहले तो देख लीजिए कि अखंड भारत को आप अगर बनाना है तो आपको किन किन मुहाज़ों पे मुकाबला करना है उसका जायज़ा ले लीजिए। चीन जो है गलवान से आगे तक बढ़ गया है। जी। और जो है आप फिर भी भारत, अखंड भारत का तस्वीर नहीं, मैं समझता हूँ अखंड भारत के लिए इन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख पढ़नी चाहिए। औरंगजेब आलमगीर वाहिद हिंदुस्तानी बादशाह थे जिन्होंने अखंड भारत के नजरे को अमली शक्ल दी थी। यकीनन अमली शक्ल औरंगजेब के दौरे हुकूमत में हुआ था, मगर गलवान से ज्यादा के बड़े हिस्से पर एक जो है लद्दाख के घुस गया है। और हमारे फौजी जवानों, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का भी अगर ले ले तो आप हमारे जवानों के सरों को काटकर चीनी अफवाज ने भेजा। फिर हम अफसोस की बात है कि जिन फौजियों के हाथ पर हमारे जवानों का खून है उनसे वजीर आजम हाथ मिला रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। और इसी अफसोस की बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबर इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।